डेट है 7 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना निपुण भारत प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कहने का मतलब ये है इसमें बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, जो बच्चे होते हैं छोटी क्लास के। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है और कौन से डिपार्टमेंट को इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया गया है? इसको इम्प्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। लागू करेगा ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही काम करता है, ये लागू करेगा इसे। इसका टारगेट क्या है? लक्ष्य यही है 2026-27 तक ग्रेड 3 के बच्चे हैं, जो लगभग तीसरी क्लास के बच्चे हैं, उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रमोट करना है हर एक बच्चे में। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। साक्षरता जब बोलते हैं जब कोई पर्सन लिटरेट हो जाता है। लिटरेट का मतलब साक्षर हो गया, मतलब पढ़ा लिखा हो गया। और पढ़ा लिखा की डेफिनेशन क्या है हमारी कंट्री में? इसकी डेफिनेशन है जब कोई कम से कम 7 साल का बच्चा हो और वो किसी एक भाषा में, इंडिया की किसी एक भाषा में बोलना जानता हो, लिखना जानता हो और उसे समझना जानता हो, तो उसे लिटरेट बोलते हैं। तो लिटरेसी को इम्प्रूव करना है। और न्यूमरेसी को, न्यूमरेसी का मतलब है थोड़ा मैथमेटिक भी आए, जमा घटा गुना जोड़, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ आए। ये कवर करेगा 3 से 9 साल के बच्चे को, ये सारे ग्रुप के बच्चों को कवर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका? 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब 5 स्टेज पे होगा, 5 स्टेज पे। एक तो नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल पे, 5 लेवल पे होगा। और ये जो समग्र शिक्षा स्कीम चली हुई है गवर्नमेंट की, उसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये समग्र शिक्षा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें मनी लगाती हैं, प्रोवाइड करती हैं पैसा, और दोनों ही इम्प्लीमेंट करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंटेशन भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू करती है। और ये समग्र शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है तो आप ये देख सकते हो, चैनल पर जाके एक लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में। प्रबंध लिखा है उस पर, और समग्र शिक्षा। तो फोकस एरिया और क्या क्या है इसका? जो निपुण प्रोग्राम है इसका फोकस एरिया है कि फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है पूरे तरीके से, चाहे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट करना हो या लिटरेसी न्यूमरेसी डेवलपमेंट, उसका विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि उसमें सोचने समझने की शक्ति आए, सोचने समझने का उसमें एक तरह से स्किल्स, दक्षता डेवलपमेंट हो उसका। लाइफ स्किल्स उसे प्रोवाइड करना है बच्चे को बचपन से ही, और उसे सपोर्ट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को इनक्रेज किया जाएगा। स्कूल के साथ साथ टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो चिल्ड्रन है उनको ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सके और कंट्री को न्यू हाइट पे धकेला जा सके। प्रोपेल का मतलब है एक तरह से न्यू हाइट पे पहुंचाना, धकेलना। कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे में स्किल प्रोवाइड करना है, दक्षता, इसका मेन मकसद। बच्चे का जितने भी उसकी पोटेंशियल है, दक्षता है, उसको यूज करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक तरह से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना है उसको। और की कंपोनेंट क्या है इसके, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या लगाई जा रही है निपुण भारत मिशन की? देखो, उम्मीद ये लगाई जा रही है इससे क्या है, बच्चों में फाउंडेशनल स्किल्स डेवलपमेंट होंगी। मतलब उसमें जो फाउंडेशनल का मतलब है एक तरह से स्टार्टिंग में जो दक्षता होती है आगे पढ़ने की, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रॉप आउट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ड्रॉप आउट्स का मतलब है बच्चे 3-4 साल 5 साल पढ़ के ही स्कूल से निकल जाते हैं, उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आती है आगे की। पहले छोटी क्लास में जमा घटा गुना भाग तो सीख लेते हैं, लेकिन आगे वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट होता है इसकी वजह से बच्चे को डर बैठ जाता है एजुकेशन को लेके। तो ये जो ड्रॉप आउट होता है, बच्चे स्कूल छोड़ के बस किसी और काम में लग जाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, तो ये चीज़ कम होगी। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें प्राइमरी से अपर लेवल तक, सेकेंडरी स्टेज तक इम्प्रूवमेंट होगा, आगे बच्चे पढ़ सकेंगे। लर्निंग क्वालिटी भी एक तरह से इम्प्रूव होगी और एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। इससे इनोवेटिव पैडागोगीज जैसे टॉय बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी प्रमोट होगी। पैडागोगी का मतलब शिक्षा ही होता है, एजुकेशन। इसमें इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और टॉय बेस्ड, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या, उन्हें डर लगता है, टीचर बहुत सारे बच्चों को मारते पीटते हैं, तो उन्हें क्या होगा कि उन्हें
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किया जाएगी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे या खिलौना दिया जाएगा, खिलौना के बेस पे सिखाया जाएगा। जैसे मान लो ABCD सिखानी है तो ABCD से एप्पल का खिलौना दे दिया, ये एप्पल है खिलौना से। तो ऐसे कुछ टॉय बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग की जाएगी ताकि जॉयफुल लर्निंग हो सके, बच्चे आनंद के साथ सीख सके। इस तरह से उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। टीचर्स में भी, जो टीचर्स हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है किसी को ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें भी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी ताकि बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा सकें। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चाइना इज़ सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनी थी, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है जो पूरा वर्ल्ड वाइड हेल्थ इंश्योर करती है, चाहे पुअर पीपल हो, चाहे पुअर कंट्री हो, चाहे रिच कंट्री हो, सबके लिए। अभी चाइना को इसने मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन दे दिया है। कहने का मतलब ये है चाइना में एक भी मलेरिया का केस नहीं आता है। अब मलेरिया बीमारी होती है, आप सब लोग जानते हो और ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये मलेरिया पैरासाइट बीमारी है, पैरासाइट से होती है, या प्रोटोजोआ बोल सकते हो, प्रोटोजोआ से होती है ये बीमारी। और एक जैसे देखो आप कोरोना, ये है कोरोना, कोविड-19 किससे होती है? वायरस से होती है, वायरस से होती है ना, वायरस से होती है, कोरोना वायरस से। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से होती है। जैसे आपको मोतीजीरा निकल जाए, मोतीजीरा होता है जो टाइफाइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, वो भी सालमोनेला बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया का नाम। ऐसे ही मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, या पैरासाइट बोल सकते हो। और इसे फैलाता कौन है? एक मच्छर है एनोफ्लीज नाम का, वो मच्छर इसको फैलाता है, स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, खून चूस के ले जाता है। तो अभी ये मलेरिया के बारे में जान लिया। अब ये सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 70 साल का प्रयास किया है चाइना ने मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अपने कंट्री से, और अब जाके WHO ने उसे मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन दिया है। चाइना पैसिफिक रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में फर्स्ट कंट्री बन गया जिसको ये अवार्ड दिया गया, मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन दिया गया। मोर देन 3 डिकेड्स, मतलब पिछले 30 सालों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चाइना पहला कंट्री है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। वेस्टर्न पैसिफिक देखो, ये वाला पार्ट है वेस्टर्न पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये तो आपको 2D मैप दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप फोल्ड करोगे ऐसे तो ये वाला पार्ट इधर जुड़ जाएगा क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। तो ये वाला पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन में ये चाइना पिछले 30 सालों में 3 डिकेड्स में, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, 10 साल, पिछले 3 डिकेड्स में 30 सालों में चाइना पहला कंट्री बन गया वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। और कौन कौन सी कंट्री हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है? देखो ऑस्ट्रेलिया को 1981 में मिला था, सिंगापुर को 1982 में, ब्रुनई को मिला था 1987 में, इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। 40 और भी कंट्री हैं ग्लोबली, और भी टेरिटरीज हैं जिनको मिल चुका है, WHO ने दिया है। 2021 में एल सल्वाडोर को भी दिया है ये, और अल्जीरिया को 2019 में दिया था मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया का एक भी केस नहीं था। अब चाइना ने कैसे सक्सेस प्राप्त की है मलेरिया को फ्री करने के लिए, मतलब मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अपने कंट्री से। देखो ये जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये नोट करना, आप एथिक्स की केस स्टडी में यूज कर सकते हो, या किसी एस्से में या किसी आंसर में यूज कर सकते हो ये सारे पॉइंट। कि अगर केस स्टडी आती है ना, आपने एथिक्स का पेपर देखा होगा, GS4 जो पेपर होता है रिटर्न में, मेंस में, उसमें ऐसी केस स्टडीज आती हैं। मान लो कोई आपका फ्रेंड आया, वो डॉक्टर है, वो चाहता है कि मान लो कोई बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए कैसे मैं एफर्ट करूं, और आपसे सलाह मांग रहा है। या फिर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में हेड हो तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कैसे स्टेप उठा सकते हो, ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। इसमें पहला पॉइंट है चाइना ने क्या प्रयास किए हैं। चाइना ने देखो किसी भी बीमारी को मिटाने के लिए पहला प्रयास होता है कि बीमारी की डायग्नोस्टिक करना, मतलब पता लगाना। चाइना ने भी वही किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो चाइना ने क्या किया है, पहले चाइना ने बेसिक पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की हैं, मतलब बेसिक लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, ये बेसिक लेवल पे हॉस्पिटल उपलब्ध हो, वहाँ पे डायग्नोस्टिक किट हो, मतलब बीमारी को पता करने की किट हो, वहाँ पे उपलब्ध हो, टेस्टिंग की, टेस्ट की जा सके। तो सारे पीपल के लिए पहले तो अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड की है। अफोर्डेबल का मतलब कम कीमत में जांच करा सके, अफोर्डेबल का मतलब होता है कम कीमत में जांच करा सकें,
कुछ भी करा सके। अफोर्डेबल का मतलब तो कम कीमत में कुछ भी चीज़ उपलब्ध करना होता है। तो यहाँ पे क्या कराई जा रही है, जांच डायग्नोसिस कराई जा रही है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है मलेरिया का। चाहे फिनेंशियल स्टेटस किसी का कैसा भी हो, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबका अफोर्डेबल सर्विस में डायग्नोस्टिक की इसमें मलेरिया की। दूसरे लेवल पे क्या किया, कोलैबोरेट किया मल्टी सेक्टर का, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर से एक साथ सहयोग किया। 2010 में 13 मिनिस्ट्रीज चाइना में एक साथ आई। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, रिसर्च, साइंस एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी मिनिस्ट्री एक साथ आई और इन सब ने मिलकर काम किया कि पूरे नेशन वाइड पे, पूरे देश में मलेरिया को एंड करना है। तो सारी मिनिस्ट्री ने काम किया मिलके। तो ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। और एक स्ट्रेटजी अपनाई 137 स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है, देखो ये स्ट्रेटजी ऐसे भी पूछी जा सकती है, 137 स्ट्रेटजी क्या है और कौन सी कंट्री की है। तो आपको याद रखना चाइना की है, जो मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए यूज की थी। इसमें क्या करते हैं, वन का मतलब है इसमें 1 डे डेडलाइन फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट ए मलेरिया डायग्नोसिस। जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या फिर कोई मान लो हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर है वगैरह कुछ भी है, तो एक दिन के अंदर अंदर मलेरिया का डायग्नोसिस करेगा, पता लगाएगा। किसी को कोई बीमार है तो टेस्ट करेगा तुरंत एक दिन के अंदर। फिर 3 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, वो कंफर्म करेगा कि हाँ इसको मलेरिया है और इसको आगे जो रिस्क है फैलने का, किसी और को ना फैले, स्प्रेड ना हो, उसको डिटरमाइन करेगा। फिर 7 डेज के अंदर अंदर इसको ठीक किया जाएगा और प्रिवेंट किया जाएगा स्प्रेड होने से, कि डिसीज एक से दूसरे आदमी को ना फैले। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी किसने, चाइना ने। अब WHO कब देता है मलेरिया फ्री, क्या मान लो 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, कितना क्राइटेरिया है किसी को भी ये देने का। WHO जब देता है भाई साहब, जब पिछले 3 सालों में, पास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलरली, कंटिन्यूसली, लगातार, पिछले लगातार 3 सालों में एक भी केस नहीं आया है। कम से कम 3 साल देखे जाते हैं पिछले, ज़्यादा भी देखे जा सकते हैं पर एटलीस्ट कम से कम 3 साल देखे जाते हैं लगातार, कि पिछले 1 सालों में आपके यहाँ पे मलेरिया का केस नहीं आया है, ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो आपको मलेरिया फ्री का स्टेटस दे सकता है WHO किसी भी कंट्री को। कंट्री ये भी डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये भी दर्शाती है कि उसके पास कैपेसिटी है कि दोबारा से री एस्टेब्लिशमेंट ना हो, ट्रांसमिशन ना हो मलेरिया का, कि इसने उतनी भी कैपेसिटी डेवलप कर ली कि दोबारा उसकी कंट्री में मलेरिया ना आ पाए, ऐसे उसने सब फैसिलिटी कर ली हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है कि इसको मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन देना है, वो WHO के डायरेक्टर जनरल लेते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, ये एक पैनल बना हुआ है, इंडिपेंडेंट पैनल है, मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल। इसकी रिकमेंडेशन पे ये सिफारिश करता है ये पैनल का मतलब ये समझ लो एक कमेटी है, इसमें कुछ मेंबर बैठे होंगे, ये कहेंगे भाई साहब चाइना का हमने सब कुछ देखभाल कर लिया, उसमें पिछले 3 साल से एक भी केस नहीं आया, तो ये डायरेक्टर जनरल को कहेंगे। डायरेक्टर जनरल फिर ये मान लेगा इनकी बात को, और फिर जब इन्हें दे देगा चाइना को सर्टिफिकेशन। अब इसमें WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो 2020 की है, उसमें क्या क्या फाइंडिंग की है, उसमें इंडिया के रिगार्डिंग बताया है कि इंडिया में जो मलेरिया का बर्डन है, मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इट्स मलेरिया बर्डन। इंडिया में जो मलेरिया के केस हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ओनली हाई एंडेमिक कंट्री है जिसमें बहुत सारे केस डिक्लाइन के देखे गए हैं 2018 से 19 के मुकाबले। 2018 में जितने केस थे 2019 में 17.6% केस कम हो गए मलेरिया के। तो ये इंडिया ने एफर्ट किए, प्रयास किए मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अभी मलेरिया इंडिया से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मलेरिया है, मलेरिया का सर्टिफिकेशन इंडिया को नहीं मिला है, सर्टिफिकेशन जो मलेरिया फ्री का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू IT रूल्स। न्यू IT रूल्स क्या हैं, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये कई बार 2 से 3 बार हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, फिर ये न्यूज़ में है। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, कुछ IT रूल्स बनाए थे और सभी को कहा था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं ना सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको बोला था कि भाई साहब ये रूल मानने हैं आपको। और 26 मई से, इस साल 26 मई से लागू हो गए थे। केम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन इनका स्टार्ट हो गया था 26 मई से। नए इंडिया ने IT रूल्स बनाए थे 2021 में। लेकिन ट्विटर जो है, ट्विटर सब जानते होंगे क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट है एक, आप भी अकाउंट बना सकते हो, यूज कर सकते हो, फेसबुक की तरह है, सब लोग जानते होंगे इसको। तो ट्विटर ने ये रूल नहीं माने, ट्विटर ने नहीं माने, तो कंप्लाई नहीं किया। तो अब कंप्लाई नहीं किया, लेकिन ये रूल मानने मैंडेटरी थे, अनिवार्य थे कि सबको ये रूल मानने हैं। तो अब क्या कहना है,
क्या कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप ये रूल्स नहीं मानते हो आईटी रूल्स, तो आपको जो स्टेटस दिया हुआ है ना ट्विटर को इंटरमीडियरीज का, वो आपसे छीन लिया जाएगा। इंटरमीडिएटरी नहीं रह पाओगे आप अब। तो इंटरमीडिएटरी होता क्या है? इंटरमीडिएटरी होता है बिचौलिया। बिचौलिया है ये, किस चीज़ का बिचौलिया है? इंटरमीडिएटरी का मतलब तो बिचौलिया होता है। किस चीज़ का बिचौलिया है? न्यूज़ स्प्रेड करने का। न्यूज आई कोई, न्यूज इस प्लेटफॉर्म पे रखी और फिर आगे पहुंच गई। जैसे क्या है, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी एक इंटरमीडियरीज है। क्या होता है, उस पर कोई एक मैसेज डालता है कि कोई न्यूज़ का, और वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर करके पूरे देश में फैल जाता है। समझ गए? ऐसे ये क्या है, ट्विटर भी इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज का स्टेटस जब किसी को दिया जाता है, किसी कंपनी को, ट्विटर भी एक कंपनी है, डिजिटल कंपनी, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। इम्यूनिटी का मतलब है उसे छूट मिलती है कुछ। कैसी छूट? कि थर्ड पार्टी जब भी कोई मान लो कोई एक्टिविटी करेगा तो उसकी सज़ा ट्विटर को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है, मान लो आपका अकाउंट है, ABC कोई आदमी है, इनका अकाउंट है ट्विटर पे, इन्होंने कोई मैसेज किया जिसकी वजह से दंगे प्रसाद हो गए, वायलेंस हो गया हमारी कंट्री में, सिविल वार हो गया, युद्ध हो गया, एक दो मान लो कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ गई धर्म के नाम पे, उस मैसेज की वजह से भड़क गए लोग, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भड़के हैं, ट्विटर की वजह से नहीं भड़के, क्योंकि ट्विटर ने वो पोस्ट नहीं डाला था। किसने डाला था? ABC ने। ABC जो आदमी है उसने डाला था। तो सज़ा क्या होगी? सज़ा किसको होगी? ट्विटर को होगी। देखो, अगर इंटरमीडिएट का स्टेटस दिया गया है तो ट्विटर को नहीं होगी। तो इंटरमीडिएट का स्टेटस का मतलब यही है, अगर ट्विटर को स्टेटस मिला हुआ है तो ट्विटर को सज़ा नहीं होगी, जिस ABC ने मैसेज डाला उसको सज़ा होगी, उसको पनिशमेंट होगी, क्योंकि वो जिम्मेदार है इस जो भी रियोट्स हुए, दंगे प्रसाद हुए, वॉयलेंस हिंसा हुई है, लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार वो पर्सन है जिसने वो मैसेज भेजा। तो थर्ड पार्टी को सजा होगी। लेकिन अगर ये स्टेटस छीन लिया जाता है तो फिर सजा किसको होगी? फिर ये ABC आदमी को नहीं होगी, इसको भी होगी। ABC आदमी को भी होगी, भले ही इसको भी होगी, लेकिन ये ट्विटर भी नहीं बचेगा क्योंकि इसके पास इंटरमीडिएट का स्टेटस नहीं है। तो दोनों को सजा होगी, जिस ABC ने मैसेज डाला उसको भी और ट्विटर को भी, कि भाई साहब आप भी आ जाओ, क्यों आपने, आपकी ये इंटरमीडिएट का स्टेटस नहीं है क्योंकि आपने हमारे रूल्स नहीं माने थे। तो अब इसको भी सज़ा हो सकती है। तो रूल्स हैं क्या, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा। देखो रूल्स हैं, सेक्शन 2 क्लाउज 1 सब क्लाउज W, ये IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं। इस IT रूल्स 2021 के अंदर ये हैं। तो ये एक्ट है जो इसमें इंटरमीडिएरीज का ये स्टेटस दिया जाता है। ये जो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, इसको रिक्वायर होता है कि एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करे। जैसे मान लो ये ट्विटर है, ये एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा जिसका नाम होगा चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। कंप्लाइंस का मतलब होता है ये किसी की जो भी रूल्स वगैरह उनको माने। जैसे गवर्नमेंट ने बोला था IT रूल्स बनाए, ये नए नियम बनाए, इन नियम को माने, तो इसको नोडल ऑफिसर है ये। और एक होगा ग्रीवेंस ऑफिसर, ये होगा, ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख, तो दुख को निवारण करेगा, कोई कंप्लेंट करे तो ये निवारण करेगा, कोई कंप्लेंट करे तो ट्विटर पे। तो ये दोनों जो ऑफिसर होंगे तीनों, एक नोडल ऑफिसर है, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर है और ग्रीवेंस ऑफिसर, ये तीनों एक तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, मतलब इंडिया में ही रहते हो, ऐसा नहीं है बाहर रहते हो आप बाहर अपॉइंट कर दो यहाँ पे इंडिया के लिए। तो ये तीनों इंडिया में ही रहते हो IT रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी 26 फरवरी को क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल्स बनाए थे 2021 के रूल्स, जिनका नाम ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये बनाए थे जो 2000 एक्ट है, IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 87 क्लाउज 2 है, इसके अंदर बनाए थे ये रूल्स। और ये लागू हो गए 26 मई से, 26 मई से लागू हो गए, मतलब विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 मई, 26 मई से लागू हो गए ये रूल्स। इससे पहले 2011 के रूल्स थे जिनको सप्रेस कर दिया। इसी IT एक्ट के अंदर 2011 में कुछ नियम बनाए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडेंस रूल 2011, तो इनको सप्रेस कर दिया, इनको हटा दिया, और इनके जगह पे 2021 के रूल्स लागू हो गए 26 मई से। ये जो रूल्स हैं इसमें मैंडेटरी था, अनिवार्य था, कंपलसरी था कि OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं और डिजिटल पोर्टल्स, उनको क्या है, उनके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ये बनाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ये होते हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, या फिर आपका हॉटस्टार हो गया,
ये ऐसी साइट है, देखो जब भी हमारे देश में कोई फिल्म रिलीज होगी, मूवी रिलीज होगी, तो उसे एक एक अथॉरिटी है हमारे इंडिया में, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। तो उसके बाद फिर हमारे देश में उस सिनेमा घर में रिलीज होती है मूवी। लेकिन ओ टी टी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, आपके अमेजन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, या एम एक्स प्लेयर है, एम एक्स प्लेयर सबके फ़ोन में होगा, ये एप्लीकेशन है एम एक्स प्लेयर। तो ये सब क्या है, इन पे कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती, वैसे ही रिलीज़ कर देते हैं। तो इनके लिए भी ये रूल मैंडेट किए हैं, इनके लिए रूल बनाए गए हैं ताकि ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जा सके। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब है, ग्रीवेंस मतलब परेशानी, रिड्रेसल का मतलब सॉल्यूशन करना, तो परेशानी को सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, इसलिए रूल बनाए हैं सोशल मीडिया के लिए। नेक्स्ट क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया है जो, वो एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, और वो 24/7 आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जो इंडिया की, उनसे कांटेक्ट करेगा। ये कंप्लाइंस ऑफिसर जो भी सोशल मीडिया की कंपनी है जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब ये क्या है, अपना ऑफिसर अपॉइंट करेंगी, और जो गवर्नमेंट का लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी पूरे 24 घंटे। और एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा जो क्या करेगा, जैसे मान लो आपने कोई कमेंट किया, आपकी मान लो फेसबुक पे किसी ने अश्लील तस्वीर डाल दी, आपने कमेंट किया, तो उसकी मतलब कंप्लेंट कर दिया आपने, तो 24 आवर के अंदर अंदर आपका ग्रीवेंस को रजिस्टर किया जाएगा, और रजिस्टर करने के बाद 15 दिन में सुलझाया जाएगा। और रिमूवल ऑफ कंटेंट भी होगा, जैसे आपकी कोई अश्लील फ़ोटो डाल दी, तो आपने कंप्लेंट की है, तो 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे हटाया जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई है जहाँ भी आपने कंप्लेंट की है। मंथली रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी इनको, 1 महीने में रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी कि भाई साहब आपके पास कितनी कंप्लेंट आई हैं, कितनी शिकायत आई हैं, और कितना शिकायत आपने रिड्रेस की, कितनी शिकायत आपने सुलझा दी हैं, ये आप रिपोर्ट दो महीने में। और 3 लेवल पे क्या है, रेगुलेशन होगा, जो भी पब्लिशर हैं उनके लिए 3 लेवल पे होगा। एक तो सेल्फ रेगुलेशन, अपना कोई अधिकारी बना देंगे, वो रेगुलेशन करेंगे, देखेंगे कुछ क्या परेशानी है। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे वो, जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह हैं, सब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को हेड करेगा कोई भी रिटायर्ड जज या एमिनेंट पर्सन। और एक होगा ओवरसाइट, ओवरसाइट कमेटी, ये होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओवरसाइट कमेटी होगी जो देखभाल करेगी, हाँ ये रूल्स वगैरह को कंप्लाई कर रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं ये प्लेटफॉर्म। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। देखो ये 2015 में ना, तब से ये न्यूज़ में है, और उसके बाद जब ये न्यूज़ में था, स्ट्राइक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रिपील कर देना, मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। रिपील का मतलब रिमूव कर देना, हटा देना। इस जो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था ना 2000 का, उसका ही सेक्शन 66A है, इसको हटा दिया था, इसको हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों आया जब हटा दिया, तो इसलिए आया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये सेक्शन 66A 7 साल हो गए, लगभग 7 साल हो गए हैं, और इसे हटाए हुए लगभग 2015 में हटाया था, और जब से लगभग 7 साल के लगभग हो गए, 2021 चल रहा है, और फिर भी आप इस सेक्शन को यूज कर रहे हो, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो इस सेक्शन के अंदर। लेकिन ये हटा दिया गया था। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है, देखो ऐसा है, कोई भी पोस्ट डालता है या मैसेज करता है अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से या टैबलेट से, किसी से भी कोई मैसेज करता है, कम्युनिकेट करता है, और वो मैसेज ऑफेंसिव है, मतलब कोई अपराधजनक है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, और फाइन भी लगता है उस पर, और 3 साल की जेल भी हो सकती है। हुआ क्या हुआ था कि ये सेक्शन 66 तब ज़्यादा न्यूज में आया था, जो अभी सीएम है, सीएम है किसके, महाराष्ट्र के। कौन है सीएम महाराष्ट्र के, राज ठाकरे। राज ठाकरे आपको पता होगा, शिवसेना पार्टी है उनकी। इनके पिताजी थे, फादर बाल ठाकरे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो उनको क्रेमेशन के लिए ले जाया जा रहा था, मतलब दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था मरघट में। वहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब रोड आसपास के बिल्कुल जाम। तो किसी बच्ची ने, मतलब लड़की ने फेसबुक पे कमेंट कर दिया कि देखो लोग, कोई अस्पताल में जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, लोग मर रहे हैं, एक आदमी की वजह से इतने और बाकी के लोग मर रहे हैं अस्पताल ना जाने की वजह से, या कोई किसी का ज़रूरी काम है नहीं हो पा रहा है। वैसे ये पॉलिटिशियन बात करते हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, और लोगों को मार रहे हैं, उल्टा मरने के बाद भी मार रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट किया था। और एक दूसरी लड़की ने उसको लाइक कर दिया था,
तो ये दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये तब से आया था कि सेक्शन 66A को यूज करके कर लिया था गिरफ्तार, तब ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये केस सुना और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये कह दिया कि भाई साहब ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में दी गई है हमें आज़ादी, हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ पे? आर्टिकल 19A में, आर्टिकल 19A में है, क्लाउज 1 है, उसमें दिया गया हमें क्या, फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो ये उसका वॉयलेशन करता है, उल्लंघन करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। लेकिन अभी इशू क्या है, अभी इशू यह आया है लगभग 7 साल के बाद भी, हटाने के बाद भी, मार्च 2021 में 745 केस रजिस्टर हुए इस सेक्शन 66A के अंदर, और लोगों को 11 स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्हें उनके केस पेंडिंग में पड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, बल्कि सेक्शन हटा दिया फिर भी सेक्शन को यूज कर रही है गवर्नमेंट, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यही था कि ये क्या है, ड्रैकोनियन समझा जाता था एक्ट सेक्शन 66A। ड्रैकोनियन का मतलब है खतरनाक, समझ लो आप। इसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके बेस पे? सिर्फ यही कमेंट किया है और कमेंट के बेस पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये मार्च 2025 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। स्ट्राइक डाउन का मतलब कैंसिल, रद्द कर देना, रिपील कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। क्यों स्ट्राइक डाउन किया था? यही कहा था कि जो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A है, ये हमें राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार देता है और ये फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन करता है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो ये दिया हुआ है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 का ही क्लाउज 2 है, उसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन भी दी गई हैं कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी दी हुई है। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकना है तो आर्टिकल 19 क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग ही रोका जाएगा। जैसे मान लो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट रोका जाए, या कोई फ्रेंडली रिलेशन को नुकसान पहुंचा रहा है फॉरेन अफेयर से, या फिर कोई सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के बेस पे, भारत की अखंडता और प्रभुता के बेस पे कोई नुकसान है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। लेकिन वो आर्टिकल 19 के अंदर ही दिए हुए हैं और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन जो आपको रोक लगानी है, रेस्ट्रिक्शन लगानी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब आर्टिकल 19 में ही दी हुई है स्टेप्स इटसेल्फ, रेस्ट्रिक्शन कौन सी लगानी है, और आप अलग से सेक्शन 66A का यूज कर रहे हो, तो इसलिए ये हटा दिया था कि ये एक्ट नहीं चलेगा, ये जो सेक्शन है नहीं चलेगा, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एक्सप्रेशन है कम्प्लीटली ओपन एंडेड है ये, और इसको डिफाइन नहीं किया हुआ अच्छे तरीके से। इसका क्या है, किसी एक आदमी के लिए कोई ऑफेंसिव हो सकता है, कुछ बोला है, तो दूसरे आदमी के लिए नहीं हो सकता। ऑफेंसिव का मतलब आपराधिक, और एक आदमी के लिए नाराज करने वाला हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए नहीं हो सकता। इनकन्वीनियंस हो सकता है एक आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए नहीं हो सकता। और इसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी कम्प्लीटली इम्प्रेसाइज है, मतलब जो सेक्शन 66A है इसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आप किसको मान रहे हो, कि ये ऑफेंसिव है, पूरे से डिफाइन भी नहीं किया हुआ है इसमें कि ऑफेंसिव स्पीच क्या होगी, तो इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये एक तरह से अनक्लियर है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो यही था केस, इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट में। देखो यूपीएससी भी इसके बारे में सेक्शन 66 के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये क्या एक प्लेटफॉर्म है, अभी किसने इसको बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने एक इनिशिएट है इसका, इसने स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, काउंसिल है ये, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइवेट मेंबर भी आते हैं कुछ और गवर्नमेंट के मेंबर भी आते हैं, और इसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुका है एक बार। जो ये नेटवर्क है इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि ओपन नेटवर्क को प्रमोट करना। कहने का मतलब ये है जितनी भी इंटरनेट पे कोई सप्लाई चेन होती है, कोई माल वगैरह वस्तुएं बेची जाती हैं, ये सब क्या है इंटायर वैल्यू चेन हो, इसकी एक डिजिटाइज किया जाए, इसको सारे जो वस्तुएं हैं सप्लायर हैं सबको इंक्लूड किया जाए, डिजिटली उपलब्ध हो सब कुछ। जो लॉजिस्टिक है उसमें एफिशिएंसी आए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट,
PROCURE, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर का मतलब होता है उपलब्ध कराना, कोई चीज़ मान लो खरीद रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो आप। प्रोक्योरमेंट और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब आप समझते हो, रख रखाव करना। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई चीज़ लेके जाना। तो लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाना है, और लॉजिस्टिक में तीनों चीज़ आती हैं, उपलब्ध कराना भी, रख रखाव करना भी, ट्रांसपोर्टेशन करना भी। प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस प्लेटफॉर्म का यही मतलब है, कंज्यूमर के लिए, जो ग्राहक है उसके लिए वैल्यू इन्हेंस करना। एक प्लेटफॉर्म पे उसको सारे ये सब सेवाएं उपलब्ध होंगी, ये प्लेटफॉर्म है। बस किसने चालू किया है और कौन इसे लागू करेगा, ये आपको याद रखना है। तो आज के टॉपिक इतने ही हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समर सोलस्टिस के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। देखो, समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस, इक्विनॉक्सिस, इनके बारे में स्पेशल लेक्चर हमने बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ? ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है। अरे क्या हो रहा है ये? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि समर सोलस्टिक के दौरान जो अर्थ का एक्सिस है, नॉर्थ पोल जो होता है, अर्थ का एक्सिस तो टिल्टेड ही होता है, टिल्टेड का मतलब झुका हुआ, और जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है अर्थ का, ये झुका हुआ होता है सन की तरफ, और साउथ पोल दूर होता है। साउथ पोल दूर होता है, मान लो ये सन है, ये पृथ्वी है, अर्थ, तो ये झुका हुआ रहेगा सन की तरफ, नॉर्थ पोल, और ये दूर रहेगा। तो क्या ऐसा होता है जब समर सोलस्टिस आता है, ये लगभग 21 जून को आता है, और तभी सबसे बड़ा दिन होता है पूरे वर्ल्ड में, नॉर्दर्न साइड में। नॉर्दर्न साइड की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ इनकमिंग एनर्जी द अर्थ रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज हायर एट नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर। जो भी सन से इंसोलेशन आ रही होती है, इनकमिंग एनर्जी आ रही होती है, इस टाइम पे, समर सोलस्टिस के टाइम पे, ये नॉर्थ पोल पे ज़्यादा एनर्जी आती है सन से, इक्वेटर की अपेक्षा। नेक्स्ट ये कह रहा है, आर्कटिक सर्कल है जो, यहाँ पे क्या है, जब समर सोलस्टिस होता है पूरे 24 घंटे सन रहता है, और इस पर दिन ही रहता है, रात नहीं होती कभी भी, जब समर सोलस्टिस आता है 21 जून को। नेक्स्ट कह रहा है, जो समर सोलस्टिस है ये नदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे सनराइज और सनसेट, मतलब सूरज उगता भी जल्दी है और डूबता भी जल्दी है नदर्न हेमिस्फीयर में, जब समर सोलस्टिस होता है। क्या ऐसा है? आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, पहला, दूसरा, 1 2 3 1 3 4, या ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है 1 2 3 4 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कोई सनराइज सन और सनराइज सनसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई साहब। नदर्न साइड, सदर्न साइड, सब पे, ये सब पे सेम टाइम पे होता है हर जगह। मतलब हर जगह का मतलब ये लॉन्गिट्यूड पे, एक लॉन्गिट्यूड है जो वहाँ पे, चाहे नदर्न साइड में हो चाहे सदर्न साइड में, सनराइज और सनसेट एक ही टाइम पे होता है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये गलत हो जाएगा, तो इसमें बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, न्यूक्लियर वीपन्स, एक ट्रीटी अभी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ये कह रहा है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये पहला बाध्यकारी इंटरनेशनल समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जो न्यूक्लियर वीपन्स को रोकता है, जैसे नाभिकीय हथियार, एटम बम हो गए, हाइड्रोजन बम हो गए, इनका यूज रोकता है, और इनका टोटल एलिमिनेशन प्रमोट करता है। किस जिसके कंट्री के पास भी है, इन्हें सब एलिमिनेट करो, इनको सब और डिस्ट्रॉय करो, नष्ट करो, जिनके पास भी ये बम है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो नेशन इसका पार्टी हो जाता है, जिसने भी मान लो साइन कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया, वो को ना तो कोई डेवलपमेंट करेगा ऐसे न्यूक्लियर वीपन्स का, ना टेस्ट करेगा, ना प्रोड्यूस करेगा, ना स्टॉक पाइलिंग करके रखेगा अपने मतलब देश में जमा करके रखेगा, ना किसी और कंट्री को ट्रांसफ़र करेगा, और ना ही न्यूक्लियर वीपन्स का यूज करेगा जब किसी कंट्री की आपस में लड़ाई हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है, मोर देन हाफ द न्यूक्लियर वीपन्स नेशन हैव साइन द ट्रीटी। जिनके पास भी न्यूक्लियर वीपन्स हैं, नाभिकीय हथियार हैं, बम, एटम बम वगैरह, हाइड्रोजन बम, उनमें से आधी से ज़्यादा कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया है। तो आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा है, ओनली 3। ओनली 3 गलत है, बाकी के 2 सही हैं। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वीपन्स नेशन है उन्होंने साइन नहीं किया इसको। ये देखो, 2017 में 7 जुलाई को अडॉप्ट की गई थी और लागू हो गई है, इंटर्ड इनटू द फोर्स 22 जनवरी 2021 से, इसी साल ये लागू हुई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। 69 नेशन है जिसने कोई वोट ही नहीं किया, और उनमें से जो न्यूक्लियर वीपन्स कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर हैं वो भी हैं, और नाटो के मेंबर भी हैं, सारे नाटो के मेंबर, बस नीदरलैंड को छोड़ के।
नीदरलैंड ने साइन किया है इस ट्रीटी को, नाटो का मेंबर है जो, बाकी सारे नाटो के मेंबर ने साइन नहीं किया है। नाटो आप सब लोग जानते हो, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ बता बता के। अगर नहीं अब भी आपको याद है तो नाटो का लेक्चर बना हुआ है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये विंध्यन जो माउंटेन है, पहाड़ी है, उसके नदन साइड में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया है इसको यूनेस्को ने। नेक्स्ट कह रहा है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो इस रिजर्व से होके जाता है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। आपको करेक्ट बताना है कौन सी है, पहली, दूसरी, थर्ड, 2 3 या 1 2 3। पहली बिल्कुल गलत है, 2 3 करेक्ट है, सी हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में। बाकी की 2 बिल्कुल करेक्ट है। पन्ना को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया है इसको। और केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसी से जाता है, 2 रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं कैनाल बना के, नहर बना के। नेक्स्ट आपको बताना है T-Tex2 एक अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड। ये फर्स्ट कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है। 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज हैं, ऐसी देश हैं 13 जिनमें टाइगर पाए जाते हैं, और उन्होंने टारगेट बनाया था कि हमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है 10 सालों में डबल करनी है। लेकिन ये इस टाइगर रिजर्व में जिसको ये अवार्ड दिया गया, इसने डबल से भी ज़्यादा कर दी है, 10 साल से भी कम में ये डबल कर दी है टाइगर की पॉपुलेशन, और इसको TX2 अवार्ड दिया गया। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है। बंदीपुर, पीलीभीत, पेरियार, तड़ोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व। भाई साहब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। 2 लेक्चर मैं इस पर बना चुका हूँ। सबसे पहला लेक्चर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सबसे पहला लेक्चर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे बनाया था 2 से 2.5 मिनट का, और फिर एक दूसरा भी बनाया था लेक्चर जो 7 से 8 मिनट का है, क्योंकि ये फिर भी न्यूज़ में था, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी इसके बारे में। तो आप जाके देख सकते हो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखा है तो आपने। नेक्स्ट आपको बताना है टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होती है। टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन, पानी में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए यूज होती है क्या। बायो रेमेडिएशन के लिए यूज होती है। स्टेबल बर्निंग के लिए यूज होती है क्या। स्टेबल होता है धान की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन जो चावल की खेती, उसके बाद चावल हटा लिया, जो चारा बचता है फोडर, उसको बोलते हैं स्टेबल पराली या स्टेबल। तो उसको बर्निंग को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी है टोरिफिकेशन। या डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्र का वाटर है उससे सैलिनेशन यानी कि नमक की मात्रा कम करने की एक टेक्नोलॉजी है। इसका आंसर है स्टेबल बर्निंग की एक टेक्नोलॉजी है, किस ताकि स्टेबल बर्निंग को रोका जाए, और टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके इससे जो स्टेबल बचता है, स्टेबल पराली बचती है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट आपको बताना फ्लाई एश, कल ही एक लेक्चर लिया था फ्लाई एश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी भी 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले प्रीलिम में। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है फ्लाई एश के रिगार्डिंग। फ्लाई एश एक मेजर सोर्स है PM2.5 का। PM2.5 क्या होता है, देखो धूल के कण होते हैं जिनका माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर का साइज होता है। तो क्या फ्लाई एश मेजर सोर्स है इसका। देखो फ्लाई एश के बारे में जो लेक्चर लिया उसको देखोगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और कुछ चीज़ अपने आप ही समझनी पड़ती हैं, क्योंकि फ्लाई एश मैंने जो बताया था उसके अगर आपने देखा होगा तो समझ जाओगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है अगर ये वाटर पे बैठ जाए फ्लाई एश होता है उड़ने वाली राख, समझ लो राख, मिट्टी, धूल कण, फ्लाई एश। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का जो धुआं सा उठता है, सीमेंट जैसे डाला, जैसे पटक दिया तो उससे एक उठता है ना धूल, जैसे आपने धूल में पैर मारा तो धूल उड़ती है ना, धूल उड़ती है, उसी को समझ लो फ्लाई एश, उड़ने वाली धूल समझ लो आप। समझ गए। अब बताओ आप, इट कैन सेटल ऑन वाटर अदर रिसोर्सेज, ये वाटर और अदर रिसोर्सेज पे बैठ सकती है। इससे क्या है, इट इज़ ए एयरबॉर्न बट डज नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड बियॉन्ड द रेडियस ऑफ 1 to 2 किलोमीटर। ये एयरबॉर्न है लेकिन क्या है 1 से 2 किलोमीटर दूरी की रेंज पे ये नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती, मतलब 1 से 2 किलोमीटर दूर नहीं उड़ सकती क्या ये धूल। नेक्स्ट कह रहा है ये इट कंटेन्स हैवी मेटल, इसमें होती हैं कोयले से जो निकलती हैं, और ब्लैक कार्बन का भी इसमें अमाउंट होता है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 1 2 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4। देखो भाई साहब तीसरा तो आप वैसे ही समझ सकते हो, अगर हवा चलेगी हवा के साथ ये धूल के कण उड़ के 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जा सकते हैं, जा नहीं सकते क्या, जा सकते हैं बिल्कुल। इसे हटा दो, तीसरा हटा दो, अब बचे ये 2। अब 4 भी बिल्कुल सही है, कोयला जो होता है जलाने से जहाँ बिजली बनती है उससे भी निकलता है ये। तो NTPC एक कंपनी है, उसी की वजह से न्यूज़ में था, उसी की वजह से हमने लेक्चर कवर किया था। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के 2 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है इंडिया रामसार कन्वेंशन की पार्टी है, और जब भी किसी साइट को रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है तो क्या क्या करना पड़ता है इस कन्वेंशन के अनुसार, क्या क्या करना पड़ता है ये बताना है आपको।
ये स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है क्या क्या करना पड़ता है जब किसी भी साइट को, जगह को रामसार साइट डिक्लेयर कर देते हैं। रामसार साइट आप सबको पता होना चाहिए, वेटलैंड को डिक्लेयर करते हैं। कोई आर्द्र भूमि होती है जो, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे प्लांट वगैरह वेजिटेशन डिक्लेयर कर देते हैं, या पानी भरा होता है, ऐसी भूमियों को बोलते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमि या वेटलैंड बोल सकते हो। तो रामसार ट्रीटी एक आपको बताना है, जब भी इसमें डालते हैं तो कौन सा इसमें से करते हैं। आप चारों पढ़ लीजिए और आंसर बताइए डायरेक्ट। देखो इसका आंसर है डी। ये क्यों है, जिसका मतलब है कंजर्व करता है साइट को, संरक्षण करता है इकोसिस्टम के द्वारा, और अलाउ करता है कि साइमल्टेनियसली उनका सस्टेनेबल यूज भी हो। मतलब कहने का यह है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी यूज भी हो वेटलैंड का, और उसका संरक्षण भी करें, साथ साथ कंजर्व भी करें, ताकि वो ख़त्म ना हो, वेटलैंड ख़त्म ना हो जाए। तो ये करना होता है जब भी किसी साइट को रामसर साइट में डिक्लेयर कर देते हैं। बाकी इसकी स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो, वो नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है, इतने टॉपिक थे आज के।